नमस्कार स्टूडेंट्स, आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। आज जैसा कि आपको थंबनेल से आइडिया हो गया होगा कि आज हम पर्यटन से संबंधित जो महत्वपूर्ण संस्थान हैं उनके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा देखिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, पर्यटन एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप राजस्थान ज्योग्राफी में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे और थोड़ा आर्ट एंड कल्चर में भी। तो आर्ट एंड कल्चर में तो जितने भी महत्वपूर्ण स्थान हैं, चाहे वो मंदिर हो गए, बावड़ी हो गए, आपके किले हो गए, है ना, जो मीनारें हो गई, ये सारे कहीं ना कहीं पर्यटन से संबंधित हैं। लेकिन कुछ भौगोलिक रूप से हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे सर्किट पढ़ते हैं हम, है ना, परिपथ पढ़ते हैं, वो हम राजस्थान ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो देखो, पर्यटन किस प्रकार महत्वपूर्ण है, किस तरह से आपको इसको पढ़ना है, आज की क्लास का मैं थोड़ा बताऊंगी। लेकिन पहले आप ये देखिए, थोड़ा सा परिचय। नीतियाँ, सर्किट, पर्यटन से संबंधित जो महत्वपूर्ण स्थान है वो, इससे संबंधित जो संस्थान है वो, इससे संबंधित प्रमुख जो योजनाएं हैं वो डिस्कस करेंगे। पर्यटन लंबा है काफ़ी, और महत्व आदि, ये सारे पॉइंट्स हम अच्छे से पढ़ेंगे। और जो भी महत्वपूर्ण स्थान है पर्यटन से संबंधित वो मैं आपको आर्ट एंड कल्चर में अच्छे से कराऊंगी ही। इसके अलावा आज की क्लास की जो रूपरेखा है वो क्या है, आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा पर्यटन के बारे में। उसके बाद हम इससे संबंधित जो संस्थान है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। महत्व के बारे में बात करेंगे, आगे की राह, और थोड़ा सा मेंस में किस तरह से सवाल पूछा जा सकता है और हम क्या क्या लिख सकते हैं एक अच्छा आंसर के लिए हम किस प्रकार एलिब्रेट कर सकते हैं अच्छे आंसर को। तो स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए, इससे पहले एक बात और, थोड़ा सा पर्यटन के बारे में हम वैसे डिस्कस कर लेते हैं। इसके बारे में सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, एक समिति थी जिसका नाम था यूनुस समिति। यूनुस समिति की सिफारिश के आधार पर सन 1979 में इसको क्या किया था, 1989 में इसको क्या किया था, उद्योग का दर्जा दिया था। तो ये सन और समिति का नाम आपको पता होना चाहिए। क्या नाम था भाई? यूनुस समिति की सिफारिश पर राजस्थान को ये याद रखना है आपको, समिति का आपको नाम पता होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसकी टैगलाइन और स्लोगन में कई बार क्या होता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो ध्यान रखना, अगर अपन इसकी टैगलाइन की बात करें, या ये लीजिए टैगलाइन, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। ये देखिए, अगर हम बात करें राजस्थान, द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, ये तो हो गई स्टूडेंट्स आपके क्या, अगर आपके पूछें टैगलाइन तो ये हो गई आपकी टैगलाइन, द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया हिंदी में, राजस्थान भारत का
अतुल्य राज्य। और ये हो गया अपने पधारो हमारे देश। पधारो जनरली क्या होता है, पधारो पधारो, और जाने के लिए भी पधारो। तो आने और जाने के लिए पधारो जनरली हमारे राजस्थान में हम यूज़ करते हैं जब हम बोलते हैं ना कि आप पधारिए, है ना। तो आने के लिए भी बोल देते हैं और जाने के लिए भी बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। पधारो यानी पधारो हमारे देश, आइए हमारे देश। तो ये हो जाएगी हमारी क्या, पधारो हमारे देश क्या हो जाएगी, हमारा स्लोगन हो जाएगा, स्लोगन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देख लीजिए, ये हो गया इसमें हमारा स्लोगन, और हमारा क्या जो टैगलाइन है वो दे रखा है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखिएगा भाई। अब देखिए इसमें ना आप गौर से देखिए, अंदर आपको ऊंट दिख रहा होगा। ऊंट पर बैठे हुए दो व्यक्ति, एक महिला एक पुरुष। अब गौर से देखेंगे ना तो ये ऊंट जो है इसके अंतर्गत प्रतीकात्मक पशु दर्शाया गया है। और प्रतीकात्मक पशु कौन है हमारा, ऊंट। ऊंट, इसे प्रतीकात्मक पशु का दर्जा कब मिला था, ये भी थोड़ा ध्यान रखना, 2014 में। तो स्लोगन पधारो हमारे देश, प्रतीकात्मक पशु ऊंट दर्शाया गया है, और जो आपके टैगलाइन है वो है द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। क्लियर। तो ये बात आपको थोड़ा सा समझनी है। अब देखिए ये तो हो गई टैगलाइन, ये मैं यहाँ पर और मेंशन कर देती हूँ। स्लोगन वर्तमान में जो है क्या है, वर्तमान में अभी बताया मैंने आपको, पधारो हमारे देश। आप देखना देश नहीं होता, देश, देश स आएगा, श नहीं है इसमें, पधारो हमारे देश। अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ी सी एक बात स्पष्ट करना चाहूँगी स्टूडेंट्स। शुरुआत की अगर अपन बात करें तो शुरुआत में सबसे पहले की बात करें तो ढोला मारू सबसे पहले स्लोगन था। उसके बाद में ढोला मारू के बाद में आपके रहा पधारो हमारे देश। देखो समझना, पधारो हमारे देश, ये क्रम ध्यान रखना। इसके बाद रंगीलो राजस्थान। इसके बाद में अब रंगीलो राजस्थान के बाद में एक बार चेंज कर दिया गया 2016 में, जाने क्या दिख जावे। यह आपके RS प्रीलिम्स 2016 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये देखिए, जाने क्या दिख जावे, ये याद रखना। ये बीच में किया था लेकिन वापस मांग किसकी कर दी थी, पधारो हमारे देश। तो 2019 में वापस कर दिया पधारो हमारे देश। इस पे क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आया था इस पर। RS प्री 2016 में, ये याद रखना। तो अब वर्तमान में पधारो हमारे देश है, 2019 से वापस क्या कर दिया था, पधारो हमारे देश। और इससे पहले क्या था, जाने क्या दिख जावे। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। जाने क्या दिख जावे था बीच में। कई स्टूडेंट्स को हो सकता है अभी भी कन्फ्यूजन हो, कईयों को ये लगता हो कि जाने क्या दिख जावे ही है। तो नहीं, वर्तमान में हमारे पधारो हमारे देश है, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद में इको टूरिज्म पॉलिसी की अगर अपन बात करें, इको टूरिज्म पॉलिसी, तो ये ध्यान रखना दो हैं। पहली जो आई थी फर्स्ट और ये सेकंड। पहली आई थी आपकी 2010 में और दूसरी आई थी 2021 में। ये भी आपको पता होना
जाइए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अगर वैसे बात करें पर्यटन अगर नीति की लेटेस्ट, तो अभी बात चल रही है कि दिसंबर 2025 में जो नई पर्यटन नीति उसकी घोषणा कर दी गई है, तो वो भी, और लास्ट जो है लेटेस्ट वो दिसंबर 2024 की है। तो आपको ये इको टूरिज्म पॉलिसी के बारे में भी थोड़ा सा याद रखना है कि ये जो टूरिज्म नीति है ये पहली 2010 में और दूसरी 2021 में आई थी। क्लियर है, आपको याद रहेगा। इसके अलावा अगर बात करें पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे 25 जनवरी। इससे संबंधित अलग अलग योजनाएं हैं जो आप इकोनॉमिक सर्वे में एक अलग से चैप्टर दे रखा है, उसमें आप पर्यटन से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हैं वो आप पढ़ेंगे अच्छे से। तो ये राष्ट्रीय पर्यटन दिवस आपको याद रखना है 25 जनवरी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपन बात करेंगे पर्यटन विभाग। पर्यटन विभाग के अंतर्गत जो प्रमुख संस्थान है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार प्रीलिम्स में, सुमेलित में भी पूछ सकते हो और वन लाइन में भी पूछ सकते हो। तो ये याद रखना, पर्यटन विभाग से पहले एक पर्यटन निदेशालय और याद रखना स्टूडेंट्स, पर्यटन निदेशालय। इसकी स्थापना आपके 1955 में, ये याद रखना, पर्यटन निदेशालय 1955। इसके बाद अगर अपन पर्यटन की बात करें, पर्यटन विभाग की, तो जयपुर में 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। तो ये वन लाइन में भी पूछा जा सकता है, तो ये याद रखना 1956 जयपुर में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। अब इसके अंतर्गत मानव संसाधन के विकास के लिए या मानव संसाधन को आगे बढ़ाने के लिए जो संस्थान है, एक तो होटल प्रबंधन संस्थान हो गई और एक आपके फूड क्राफ्ट संस्थान हो गई। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये पर्यटन विभाग के अंतर्गत ही आती है। जो महत्वपूर्ण अन्य संस्थान है उनके बारे में भी अपन बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, होटल जो मैनेजमेंट है उसको प्रमोट करने के लिए, जैसे कि आपका अगर बात करें आपके जोधपुर में है, आपके जयपुर में है, होटल मैनेजमेंट को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा अगर अपन इसकी बात करें फूड क्राफ्ट संस्थान, तो बहुत प्रसिद्ध है हमारे राजस्थान में, अजमेर में और पाली में। ये थोड़ा सा याद रखना, इससे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक तो अजमेर और एक सुमेरपुर पाली, ये याद रख लेना, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। फूड क्राफ्ट संस्थान 2 जगह, अजमेर और सुमेरपुर पाली, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसके अलावा पर्यटन विभाग पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। इस विभाग के अंतर्गत कई प्रकार की संस्थान आती है, उनमें से हमने इन दोनों के बारे में डिस्कस किया। अब कुछ महत्वपूर्ण संस्थान और हैं बच्चों, वो ध्यान रखना कि पर्यटन विभाग के अधीन कुछ महत्वपूर्ण संस्थान और है, उनका आपको विशेषकर याद रखना है। आरएस प्री और मेंस दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अब पहले बात करें राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड, तो ये याद रखना इसकी कब स्थापना हुई थी। एक तो 7 जून, डेट मत भूलना, 7 जून 1965 को। कहाँ हुई थी? आपके जयपुर में। क्या कार्य रहेगा? क्या कार्य रहेगा? पर्यटन को बढ़ावा देने का। तो थोड़ा बहुत आप एलोबरेट करके लिख सकते हैं अगर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लें। बाकी आपको इसकी डेट, इसका सन याद रखना है, 7 जून 1965 जयपुर में। राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड, ये महत्वपूर्ण पहली संस्थान है, याद रखना। ये चारों संस्थान आपको बहुत अच्छे से याद करनी है भाई। दूसरी आपके है राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, आरटीडीसी। आरटीडीसी के बारे में याद रखना। एक तो देखो आरटीडीसी की अगर अपन बात करें, देखो पहले तो इसकी डेट देख लो, 1 अप्रैल 1979 में। अब देखिए आरटीडीसी के बारे में थोड़ा सा और मैं बताऊं जो क्वेश्चन बनता है। आरटीडीसी, इसकी स्थापना तो हो गई थी, अभी हमने बात करी 1979 में, लेकिन वास्तविक रूप में ये 1978 में स्थापित हो गया था। अगर क्वेश्चन में आपके प्रीलिम्स में मान लीजिए ऑप्शंस में 1979 दे ही नहीं, तो आपको 1978 जरूर मिलेगा। तो ये याद रखना, कई कई जगह आपको 1978 दिखेगा, लेकिन इसने कार्य करना प्रारंभ किया था। कार्य करना प्रारंभ कब किया था? अभी हमने डिस्कस किया, ये देखिए 1 अप्रैल 1979, ये डेट भी याद रखना।
और अगर ये डेट नहीं दें तो 1978 ऑप्शन में होगा, आप वो करेक्ट कर दीजिएगा। तो कार्य करना प्रारंभ किया नए वित्त वर्ष से, डेट हमने अभी डिस्कस की 1 अप्रैल 1979, ये डेट याद रखना। अब यहाँ से जो क्वेश्चंस बनेगा ना प्री के अकॉर्डिंग, वो ये बनेगा कि किस समिति की सिफारिश पर, तो कांता ठाकुर समिति, कांता ठाकुर, ये याद रखना। ये आपको स्पेशली याद रखना है कि किस समिति की सिफारिश पर आरटीडीसी की स्थापना की थी। तो और मैंने बता ही दिया कि स्थापना वैसे पहले हो गई थी। अगर ऑप्शन में 1979 नहीं दिया और 1978 दिया है तो आपको 1978 कर देना है। क्लियर? अब इसका क्या कार्य होगा भाई, क्या कार्य होगा? पर्यटन को बढ़ावा, ये तो सबको मालूम है, पर्यटन बढ़ाना, पर्यटन को बढ़ावा देना, आरटीडीसी पे आ जाए लो 5 नंबर का, पर्यटन को बढ़ावा। इसके अलावा जो भी पर्यटक हैं उनको आवास, भोजन, आवास हो गया, भोजन हो गया, यातायात साधन, ये इसका प्रमुख कार्य है। तो ये हो गया आपके आरटीडीसी के बारे में। ठीक है, इसका आपको सन हमेशा याद रखना है, भूलना नहीं है। अब अगर अपन बात करें, थोड़ा सा बैक पे आते हैं, नेक्स्ट संस्थान रिटमैन। इस रिटमैन की फुल फॉर्म क्या है? तो राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूर एंड ट्रेवल्स मैनेजमेंट। मैन का मतलब है यहाँ पर मैनेजमेंट से, आर से राजस्थान, आई से इंस्टीट्यूट एंड टी से हो गया टूर एंड ट्रेवल्स। तो ये याद रखना रिटमैन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना भी याद रखना 1996 में। मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, ये लीजिए रिटमैन। नाइनटीन 96 जयपुर में। अब इसका कार्य क्या है? इसका मेनली उद्देश्य है, इसका जो कार्य है, जो नवीनतम पर्यटक से रिलेटेड जो डाटा है उनको उपलब्ध कराना, पर्यटन से संबंधित मानव संसाधन को बढ़ाने के लिए प्रयास करना, ये इसका महत्वपूर्ण कार्य है। कब आया था रिटमैन? तो 1996 जयपुर में इसकी स्थापना, ये याद रख लेना। रिटमैन कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थापना की थी 1996 में। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिटमैन। ये चारों संस्थान के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है, जो कि आपके पर्यटन विभाग के अंतर्गत आती हैं। फोर्थ और इम्पोर्टेंट हो गया राज्य मेला प्राधिकरण, जो कि आपके देवस्थान के विभाग। जब आप आरएस में सेलेक्ट हो जाते हैं अंतिम रूप से, तो वहाँ पर एक डिपार्टमेंट मिलता है जिसको बोलते हैं देवस्थान विभाग। तो उसके अधीन है भैया क्या? राज्य मेला प्राधिकरण देवस्थान विभाग के अधीन है। 2011 में गठित हुआ था राज्य मेला प्राधिकरण। इसके बारे में डिटेल में अगर थोड़ा सा बताऊं, राज्य मेला प्राधिकरण देखिए, मेले उत्सव इनका आयोजन तो हो गई, नाम से स्पष्ट है कि, लेकिन जनता के लिए जो भी बुनियादी ज़रूरतें की, जो क्या कहें कि एक तरह से जो भी सुविधाएं हैं, लाइक पानी प्रोवाइड करवाना जगह जगह, शौचालय बनवाना, तो इस तरह की जो उनकी बुनियादी ज़रूरतें हैं उनका ध्यान रखता है ये राज्य मेला प्राधिकरण।
मेले मेले उत्सवों का सही से आयोजन करवाना। देखो, पर्यटन को बढ़ावा देना तो हर एक संस्था का उद्देश्य हो ही गया, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक चीज़ के बारे में, जैसे नवीनतम आंकड़े हैं तो वो आपकी रिटर्न प्रोवाइड करा रहा है। जगह जगह जैसे मान लीजिए कहीं मेले लगे हुए हैं, कहीं कोई उत्सव है, पर्व है, उसका आयोजन हो रहा है, तो वहाँ पर जगह जगह पानी की सुविधा देना, शौचालय बनवाना, तो ये कार्य हो गया राज्य मेला प्राधिकरण के अंतर्गत। जो भी बुनियादी आवश्यकताएं हैं उनका ध्यान रखे गए, ठीक है। तो ये आपकी 4 महत्वपूर्ण संस्थान हो गई पर्यटन विभाग के अधीन जो संचालित हैं। इन चारों के बारे में आपको याद रखना है, कौन सी किसकी कब स्थापना हुई, कहाँ हुई, और थोड़ा बहुत ये भी याद रखना कि कौन सी संस्थान का महत्वपूर्ण रूप से क्या कार्य है, ठीक है। प्री और मेंस में पूछा जा सकता है। देखो, मेंस के बारे में ना अभी अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, तो ये हो गई। अब इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण है CETT, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टूरिज्म ट्रेनिंग, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पर्यटन संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रशिक्षण है वो प्रोवाइड कराता है, ये CETT। तो आप ये याद रखना कि ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टूरिज्म से रिलेटेड जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है, प्रशिक्षण प्रोवाइड कराता है, ये कहाँ स्थित है, तो ये याद रखिएगा, ये उदयपुर में स्थित है स्टूडेंट्स। देखिए, कई जगह आपको 6 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर भी मिल सकता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। कई सोर्स 5 अक्टूबर बताते हैं। अक्टूबर 2016 में उदयपुर में इसकी स्थापना की थी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टूरिज्म ट्रेनिंग, ठीक है। समझ जाएंगे उद्देश्य क्या है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और, इस पर तो 3 स्टार लगा लीजिए। इसमें जो क्वेश्चन बनता है प्री के अकॉर्डिंग ये बन सकता है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो टूरिज्म को लेकर है, उसमें कौन सी कंट्री या कौन सा देश जो है वो सहयोग कर रहा है, तो ये याद रखना, सिंगापुर इसमें अपना सहयोग कर रहा है, तो सिंगापुर आपको याद रखना है। CETT, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टूरिज्म ट्रेनिंग, इसका उद्देश्य यही है कि विश्व स्तरीय पर्यटन संबंधित जो भी वर्ल्ड वाइड जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो भी प्रशिक्षण है ना, वो इसके अंतर्गत सिखाया जाता है। ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करवाता है और वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, CETT, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टूरिज्म ट्रेनिंग, इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। कहाँ पर स्थापित, इसकी शुरुआत जो है, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी, उदयपुर में की गई थी। कब की गई थी, अक्टूबर 2016 में। ये भी पर्यटन से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है CETT के संबंध में, तो ये आपको याद रखना है। ये देखिए, पधारो हमारे देश, जो स्लोगन आ गया, ये टैगलाइन आ गई, ये आपको याद रखना है। अगर पर्यटन विभाग के संबंध में आपसे स्टेटमेंट में पूछ लें, प्रतीकात्मक पशु ऊंट है इस चित्र में, इस टैगलाइन में, तो यस, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखिए, ये चारों संस्थान आपको याद रखनी है पर्यटन विभाग के अधीन। कब कब स्थापना हुई ये भी आपको याद रखना है। यूनुस समिति अच्छे से याद रखिएगा भाई, यूनुस समिति मैंने अभी बता ही दिया, भूलना नहीं है यूनुस समिति के बारे में। इसका सन भी याद रख लेना, ये देखिए सन भी याद रख लेना। यूनुस समिति 1989, ये याद रखिएगा भाई। 1989 में राजस्थान को उद्योग का दर्जा दे दिया गया था। अब देखिए, थोड़ा सा अगर अपन बात करें टूरिज्म के महत्व को लेकर, स्टूडेंट्स, टूरिज्म के महत्व को लेकर, यानी राजस्थान पर्यटन का महत्व, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही हो गया, रोजगार,
रोजगार बढ़ेगा तो आपकी आर्थिक समृद्धि होगी। इसके अलावा कहीं ना कहीं हमारे जो विरासत स्थल हैं, जो हमारी कला संस्कृति है, वो भी कहीं ना कहीं संरक्षण होगा उसका भी। तो आपकी विरासत और संस्कृति का संरक्षण। इसके अलावा जैव विविधता बढ़ेगी। भाई जैव विविधता भी तो बढ़ेगी, पर्यटन और जैव विविधता एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो इसमें भी तो उछाल आएगा, जैव विविधता बढ़ेगी। रोजगार बढ़ेंगे तो बिल्कुल इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स आपको पर्यटन के संबंध में याद रखने हैं। विरासत बढ़ेगी, जो मान लीजिए कोई धरोहर है राजस्थान की और उसको पर्यटन की दृष्टि से अहम माना जाता है, तो उसमें साफ सफाई होगी, उसका कहीं ना कहीं सरकार ध्यान भी रखेगी, तो एक तरह से उसका संरक्षण हो गया, ये भी तो इंपॉर्टेंट हो गया। तो कुछ इस तरह की बातें, इस तरह के पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देना चाहती हूँ। मेरे दिमाग में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि राजस्थान ज्योग्राफी में भी हम पर्यटन को पढ़ते हैं, तो जैसे राजस्थान का एक है अरावली, आपसे पूछ लें राजस्थान में अरावली का पर्यटन की दृष्टि से क्या महत्व है। ये लीजिए, ये क्वेश्चन दे दिया, तो इसको कैसे समझा सकते हैं आप, कैसे समझा सकते हैं? इसको करने से पहले इसमें थोड़े बहुत और पॉइंट्स हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमारा जो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है वो रेत के लिए जाना जाता है ना, तो पश्चिमी राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, या फिर कह सकते हैं रेगिस्तान के परिप्रेक्ष्य में, पूरे भारत के लोग भाई अपने जो सम के धोरे हैं उनको घूमने के लिए इंडिया से भी लोग आते हैं, अलग अलग स्टेट से, और इंडिया से बाहर से भी आते हैं। तो ये सब पॉइंट्स हमारे पर्यटन से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। इसके अलावा रोजगार होगा तो थोड़ा स्किल्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि मान लीजिए इंडिया से बाहर के लोग आ रहे हैं, तो जो गाइड हैं, जो ट्रेनर्स हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं आपको स्किल्स भी प्रोवाइड कराएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। अब ये जो क्वेश्चन है इस पे आइए, राजस्थान में अरावली का पर्यटन की दृष्टि से क्या महत्व है। अब इसको आप मैप से भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, ये देखिए मैप, सपोज आपने एक मैप बना लिया इस क्वेश्चन में, जो मैंने क्वेश्चन लिया ना अभी, क्वेश्चन ये रहा, राजस्थान में अरावली का पर्यटन की दृष्टि से महत्व बताइए। तो आप इसको मान लीजिए अगर ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, या 10 नंबर में भी पूछ सकते हैं, आरपीसी पूछ सकती है, भाई कुछ भी पूछ सकती है, तो आप इसमें मैप के माध्यम से बहुत अच्छा इसको समझा सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, अगर अपन थोड़ा सा महत्व पे बात करें, राजस्थान के संदर्भ में भी और अरावली के संदर्भ में भी, संपूर्ण राजस्थान के संदर्भ में भी और अरावली के संदर्भ में भी, तो अरावली की अगर अपन बात करें तो ये अगर आप मैप लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ये लीजिए, इसमें अगर अपन ये रेड कलर ही ले लेते हैं। पहले तो आप अरावली को यहाँ से यहाँ तक दर्शा दीजिएगा, जिसमें मेनली आपका दक्षिणी राजस्थान वाला जो पार्ट है अरावली का, ठीक है, ये आपने दर्शा दिया। फिर अरावली की बात आ गई तो इसका विस्तार कर दीजिएगा। ये लीजिए, रायसीना, दिल्ली से आपके गुजरात, खेड़ ब्रह्मा, थोड़ा सा ये भी बता देना। यह आपने थोड़ा सा अरावली का हाईलाइट कर दिया कि इस तरह से हम इसकी विशेषता बता रहे हैं। अब यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए स्टूडेंट्स, अगर मैं राजस्थान और अरावली दोनों को कंबाइन लेकर ही समझा रही हूँ। ये वाला एरिया हो गया आपके मेनली, तो ये
मरुस्थल की दृष्टि से पर्यटन का एक महत्व है। ये वाला जो एरिया है, जो दक्षिणी राजस्थान का, जो अरावली का महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है, ये कहीं ना कहीं प्रसिद्ध है। किस चीज़ के लिए? ऊंची चोटियों के लिए, पर्वत चोटियों के लिए। तो ये लीजिए, ये आपने डिफाइन कर दिया, पर्वत चोटियाँ, जिसमें जैसे कि आप गुरु शिखर पर्वत के बारे में, ये लीजिए माउंट आबू सिरोही, ये लीजिए यहाँ पर कर दीजिए, सिरोही भी ले लेना भाई, ठीक है। ये आ गया आपके गुरु शिखर पर्वत, ये अरावली में, मैं अरावली और राजस्थान दोनों को कंबाइंड ही बता रही हूँ। इसके अलावा बहुत सारे स्थल हैं जो आप बता सकते हैं, जैसे दुर्ग हो गए, तो 2-3 आप दुर्ग डिफाइन कर सकते हैं। अब अरावली में एक तो अरावली जो क्षेत्र सबसे ज़्यादा माना जाता है जैव विविधता के लिए। अरावली की अपन बात कर रहे हैं। एक कई बहुत जो हम अरावली जब पढ़ते हैं तो ये भी बोलते हैं कि बहुत सारी सभ्यताओं की क्या माना जाता है, इसको जन्मस्थली माना जाता है। तो कई जो ऐतिहासिक सभ्यताएं हैं, सभ्यताओं की जन्मस्थली माना जाता है। वन्यजीव और वनस्पति हो गई। इसके अलावा एक आप अगर अरावली के बारे में ही बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी पर्वत चोटियाँ हो गई। इसके अलावा अरावली में भाई अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखें, ऐतिहासिक दृष्टि से भी ये पर्यटन की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो जाती है, जैसे कि कई सभ्यताओं की जन्मस्थली के रूप में जानी जाती है। इसके अलावा कई प्रकार के अरावली में विभिन्न प्रकार के क्या खनिज भी देखने को मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जैसे बायोडाइवर्सिटी हो गया। इसके अलावा यहाँ पर कई प्रकार की झीलें, जैसे कि नक्की लेक आपके माउंट आबू में आ जाती है। तो इस तरह से आप बहुत अच्छे तरीके से आंसर लिख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि जब भी 5 नंबर का या 10 नंबर का, विशेषकर 5 और 10 नंबर का क्वेश्चन आए पर्यटन से रिलेटेड, तो आप चीज़ें मैप के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिनोट करते चलिए। अगर कला संस्कृति में आए, जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन पर्यटन का, अभी थोड़ा सा हमने बात करी राजस्थान के भौगोलिक स्तर को साथ में लेकर, अगर यही चीज़ आपकी कला संस्कृति में आ जाए तो अब आप क्या करेंगे? तो थोड़ा सा जैसे आप मान लीजिए आपने जोधपुर में बता दिया, मेंशन कर दिया, मेहरानगढ़ का किला बता दिया, आपने जयपुर का बता दिया, जंतर मंतर बता दिया। कला संस्कृति में आ जाए तो आप थोड़ा सा जो भी हिस्टोरिकल जो फेमस प्लेसेस हैं उनके बारे में बता सकते हैं। और फिर महत्व बताने के साथ साथ भविष्य को लेकर, इसकी आगे की राह को लेकर एक बैलेंसिंग आंसर दे सकते हैं। ये देखिए, इस पे आइए, जैसे अब आपने यहाँ पर आपने मैप बना दिया, ये मान लीजिए आपने, जैसे एक बार मान के चलिए आपने मैप बना दिया राजस्थान का। अब इसमें आपके कला संस्कृति में आ जाए तो आप अलग अलग चीज़ें बता सकते हैं। ये आप सम के दोहरे दर्शा सकते हैं, अरावली को आप इस तरह से दर्शा सकते हैं, ये अरावली वाला पार्ट हो गया। तो मैप के साथ में मेरा कहने का मतलब है, एक तरफ आपने मैप बता दिया, इसके अलावा कुछ पॉइंट्स लिख दिए आपने, जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ। ये देखिए, जैसे कि मैंने डिस्कस किया मैप के साथ में, ये पॉइंट्स बता दिए, और एंड में जाकर फिर आपने थोड़ा सा आगे की राह, एक बैलेंसिंग, एक भविष्य को लेकर इसकी क्या रूपरेखा है, या आगे की राह को किस प्रकार से आप पर्यटन की दृष्टि में देखते हैं, तो वो फिर आपने थोड़े बहुत पॉइंट्स लिख दिए। जैसे कि अगर अपन आगे की राह पे बात करें या क्वेश्चन के एंड की बात करें तो हम ये लिख सकते हैं, पर्यटन का तो सारे पॉइंट्स लिख दिए, उसके बाद हम बोल सकते हैं विरासत का संरक्षण होगा और
विकास होगा, इसको एलोब्रेट करके आप लिख सकते हैं। इसके अलावा ये भविष्य की राह में लिख सकते हैं, स्थानीय भागीदारी भी होगी। किसी भी योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, चाहे वो योजना पर्यटन से जुड़ी हो, चाहे वो जल से जुड़ी हो, चाहे वो महिलाओं से जुड़ी हो, किसी से भी जुड़ी हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो होता है स्थानीय भागीदारी का। तो स्थानीय भागीदारी, इसके अलावा डिजिटल, और जैसे मान लीजिए तकनीकी के साथ, बोलते ना हर माह में, हर मौसम में पर्यटन को बढ़ाया जाए। तो इस तकनीकी के साथ, जैसे डिजिटलाइजेशन का जमाना है, तो डिजिटलाइजेशन और तकनीकी के साथ 12 मासी पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। थोड़ा सा एनालिटिकल आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, क्लियर। यहाँ साइड में आप जैसे सम के दोहरे बता सकते हैं, ये वाले एरिया में। ये आपने थोड़ा सा अरावली को बता दिया। पर्यटन से रिलेटेड अगर आपके मेंस में क्वेश्चन आता है तो ये सब चीज़ें बता सकते हैं आप। अरावली, ये आपके कुछ, ये लीजिए, ये आप पर्वत चोटियों को डिफाइन कर सकते हैं। ये आप बता सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी अलग अलग आप महत्वपूर्ण जो पर्यटन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण स्थल हैं, दुर्ग हैं, महल हैं, बावड़ियाँ हैं, वो आप बता सकते हैं। 5 नंबर और 10 नंबर में तो आपको मैप बिल्कुल बनाना ही चाहिए, जैसे कि मैंने ये समझाया आपको। ये देखिए, बढ़िया है। इस तरह से आपको करना है। और अरावली का वैसे भी जब आप राजस्थान ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे ना, तो अरावली का इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे आप पर्यटन के संदर्भ में। तो जीडीपी को भी आप चाहें तो लिख सकते हैं कि हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, ये देखिए, एक हमने अभी क्वेश्चन डिस्कस किया, ये देखिए, आप जीडीपी में भी लिख सकते हैं। एक पॉइंट ये भी अच्छा है, जीडीपी भी बढ़ेगी। तो इस तरह के आप पॉइंट्स लिख सकते हैं और एक बहुत अच्छा आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो आज अपन ने राजस्थान की जो महत्वपूर्ण पर्यटन विभाग के अंतर्गत जो प्रमुख संस्थान हैं और पर्यटन का जो महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है इसका, उस पर थोड़ा डिस्कस किया। और इसके अंतर्गत आने वाली जो प्रमुख संस्थान हैं उन पर हमने बात करी। ये फैक्ट्स आपको प्री के संदर्भ में याद करने हैं और थोड़ा सा पर्यटन को लेकर आपको मेंस में भी आपको आंसर राइटिंग लिखनी होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मिलेंगे। ये देखिए मैप एक बार फिर से आप देख लीजिए, जो मैं बताना चाहती हूँ कि इस प्रकार से आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं हाईलाइट करके। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ में स्टूडेंट्स। फिर से मैं यही कहूँगी कि अभी समय है, आप थोड़ा सा आंसर राइटिंग पर भी साथ के साथ फोकस करें। फैक्ट्स भी याद करिए, प्री की तैयारी भी साथ में लेके चलिए और मेंस को भी साथ में लेके चलिए। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ आरएस के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट कोर्सेज चल रहे हैं उनके बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट आपके आरएस के रिगार्डिंग मैं कोर्स बताने वाली हूँ। ये आपको जो भी बच्चे सपना देख रहे हैं वो टाइम नहीं लेना है और आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग एनरोल करना है। आरएस प्री प्लस मेंस का समग्र बैच है स्टूडेंट्स, जो कि लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहेगा जयपुर से और जोधपुर से। इसकी 2 फीस रख रखी है, एक स्टैंडर्ड फीस और एक प्राइम फीस। तो स्टूडेंट्स किसी भी तरह की अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ भी जानकारी लेनी है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए, आरएस फाउंडेशन के रिगार्डिंग एक भव्य सेमिनार आयोजित हो रहा है स्टूडेंट्स। ये डेट नहीं भूलनी है आपको, 21 दिसंबर सुबह 11 बजे। और अगर आपको भाग लेना है, आपको अगर नहीं आपको लेना ही है, तो इसके लिए आपको ये QR कोड स्कैन करना है। दोनों जगह का एड्रेस मेंशन है, जोधपुर में उत्कर्ष क्लासेस, शास्त्री नगर, और गोपालपुरा बाईपास रोड जयपुर में।
फिर से कहूँगी कि अगर आपको कोर्स के रिगार्डिंग, सेमिनार के रिगार्डिंग या कुछ भी आपको जानकारी लेनी है तो आप कॉल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इस सेमिनार का आपको हिस्सा बनना ही है। इसके अलावा आरपीएससी ईओआरओ एग्ज़ाम का फतेह बैच 2.0 ये लेकर आए हैं। जिन भी स्टूडेंट्स का सपना है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या रेवेन्यू ऑफिसर ही बनने का, तो उनके लिए फतेह बैच बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। फतेह बैच 2.0 लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा, जो कि आपकी 18 दिसंबर से शुरू हो रहा है। बहुत ही कम फीस रखी है, स्टैंडर्ड फीस है 3100 और प्राइम फीस है 3800। इसके बाद में निर्मल बैच 8.0 आरएस फाउंडेशन लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा, जो कि स्टूडेंट्स 5 जनवरी 2026 से स्टार्ट किया जा रहा है। इसमें 2 फीस हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको लगता है कि कंप्लीट फाउंडेशन का एक आंसर राइटिंग के साथ प्री मेंस दोनों की कंबाइंड तैयारी करनी है और बहुत अच्छा आपको प्रिपेयर होना है इस एग्ज़ाम के लिए, तो आप ये कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा आरएस प्रीलिम्स 2026 लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा। ये भी आपके 18 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हो रहा है। स्टूडेंट्स, जिन भी स्टूडेंट्स को ये लगता है कि सब्जेक्टिविटी पर हम बहुत अच्छा कर सकते हैं या हमारी तैयारी है, या हमें कहीं ना कहीं हम बार बार प्री में रह रहे हैं, या फिर जिनके लिए ये भी लगता है, जिन स्टूडेंट्स को कि प्री बहुत टफ है, कई बच्चों की ये टेंडेंसी होती है माइंड की कि हमें प्री पर ही पहले फोकस करना है, तो उनके लिए प्री ओरिएंटेड ये कोर्स है आरएस प्रीलिम्स 2026। तो स्टूडेंट्स, आपको देर नहीं करनी है, अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका मन चाहे कोर्स में आप एनरोल कीजिए, और किसी भी तरह की जानकारी आपको लेनी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।